ओके, सो गाइज अभी ये लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेटर किस तरीके से ओवरलोड करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर किस तरीके से ओवरलोड करेंगे हम देखते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर जब आप ओवरलोड करोगे तो जो ऑपरेटर फंक्शन हम लिखते आ रहे हैं उसमें हमेशा एक पैरामीटर देना चाहिए कंपलसरी। अगर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो तो 0 पैरामीटर, बट अगर आप बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हो तो ऑलवेज टेक 1 आर्गुमेंट, इसको एक आर्गुमेंट हमेशा वहाँ पे देना है। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ बाइनरी ऑपरेटर का। नाउ यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिखे हैं सी और डी, है ना। इनकी इनिशियल वैल्यू सी और 0 वहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जैसे हमारे प्रोग्राम में भी है 0 0 दोनों की वैल्यू लिखी है। नाउ ये जो ऑपरेटर प्लस प्लस की जगह सिर्फ ऑपरेटर प्लस आएगा, एक ही फंक्शन वहाँ पे मुझे लिखना है। सो इंटीजर ए कमा इंटीजर बी, इसको 2 आर्गुमेंट वहाँ, सॉरी ये जो ऑपरेटर फंक्शन है ना ये वहाँ पे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमें उसको देना है। सो काउंटर टी, और फिर हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दोनों का एडिशन मुझे परफॉर्म करना है तो एक और ऑब्जेक्ट मुझे लगेगा। सपोज मैंने ले लिया काउंटर ऐड, ओके। तो ऐड डॉट सी इज इक्वल टू सी प्लस टी डॉट सी। ये समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान दो इधर से। देन ऐड डॉट डी इज इक्वल टू डी प्लस टी डॉट डी, लाइक दिस। अब मुझे ये दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, ओके। नाउ ये एडिशन परफॉर्म करने के लिए अगेन मैं आपको वर्ड में एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ, क्योंकि किस तरीके से ये एडिशन परफॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का एडिशन, वो सीखने के लिए अगेन आपको वर्ड फाइल में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो एडिशन परफॉर्म होगा ना। ये होगा आपका एक वर्ड फाइल, मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया। नाउ गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है हमारा, काउंटर नाम का क्लास है, उसमें हम ये मैंने पहले एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी एक टेबल ले लिया। तो इंटीजर इंसर्ट एक टेबल, ताकि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन सके, ओके। अभी उसको फिलहाल मैं नाम दे देता हूँ OBJ1 ये इसका नाम है। तो ये जब OBJ1 वहाँ पे बनेगा तो OBJ1 में जो वैल्यू मैंने रखी हुई है, सपोज मान लीजिए कि इसमें मैंने 10 रखा है और इसमें मैंने 20 रखा हुआ है, लाइक दिस। ये दोनों मैंने वहाँ पे ले लिए। नाउ एक और ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, दूसरा। ये सपोज मान लीजिए आपका OBJ2 है, OBJ2। अब मुझे क्या करना है, OBJ1 का एडिशन OBJ2 का एडिशन करके उसको एक तीसरे ऑब्जेक्ट में लेके आना है। तो OBJ3 इसमें मुझे वो चाहिए, OBJ3 में वो चाहिए मुझे। तो मैं ये स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से वो एडिशन होने वाला है, ये OBJ3। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ये ऑपरेटर फंक्शन में ऐड नाम का एक ऑब्जेक्ट है और एक काउंटर टी करके है। तो फिलहाल मैंने ये दोनों यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये हो गया आपका ऐड, ये ऐड ऑब्जेक्ट है, इसका भी नाम मैं वहाँ पे रख देता हूँ, ऐड नाम दिया ना उसका। तो उसकी जो वैल्यूज है वो फिलहाल एम्प्टी है, तो ये हटा देता हूँ मैं, ये फिलहाल एम्प्टी है। और ये जो दूसरा टी करके ऑब्जेक्ट किया है वो भी एम्प्टी है। तो कंट्रोल सी। अभी देखिए कितने सारे ऑब्जेक्ट हमें लग रहे हैं वहाँ पे एडिशन करने के लिए, है ना। ये हो गया आपका टी, ये जो टी ऑब्जेक्ट लिया। तो ये सिर्फ इतने, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका एप्लीकेशन है किस तरीके से एडिशन परफॉर्म करेगा, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ हम यहाँ पे नीचे आते हैं, डिस्प्ले में हम उसका एडिशन करने वाले हैं, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू, हाँ मुझे जो कंस्ट्रक्टर लगेगा ना, कंस्ट्रक्टर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वहाँ पे लेते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लेंगे, 2 कंस्ट्रक्टर हमें लगेंगे। तो मैं ये कंस्ट्रक्टर को
एक और कंस्ट्रक्टर में तब्दील करता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें इंटीजर a कॉमा इंटीजर b और c इक्वल टू a एंड d इक्वल टू b लाइक दिस, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू देना है। नाउ मैं यहाँ पे काउंटर obj1 इसकी 10,20 ये वैल्यू दिया, उसके बाद काउंटर obj2, ऐसे दो वेरिएबल हमने वहाँ पे लिए हैं, उसकी वैल्यू दी सपोज मान लीजिए 20 एंड 30। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया काउंटर obj3 इज इक्वल टू obj1 प्लस obj2, ऐसा करना है मुझे, है ना। और उसके बाद फिर मुझे obj3 की वैल्यू प्रिंट कर देनी है, obj3 डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम c की वैल्यू और d की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करने वाले, दोनों का एडिशन। तो अभी मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जैसे आपके इसमें दिख रहे हैं obj1 एंड obj2। तो obj1 में a की वैल्यू 10 है, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ऐसे वैल्यू होंगी। obj2 में a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 30, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका a, obj1 का a और obj2 का a, इसका एडिशन करके obj3 में लाना है। तो obj3 फिलहाल एम्प्टी है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये डायरेक्टली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि obj1 अकेला नहीं है, उसमें दो वेरिएबल है, obj2 भी अकेला नहीं है, इसमें भी दो वेरिएबल है। तो बराबर a के साथ a का एडिशन करके यहाँ पे वैल्यू लाना है और b के साथ b का एडिशन करके यहाँ पे वैल्यू लाना है। तो इसलिए फिर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई किया। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट का ये जो स्टेटमेंट है वो देखो एक बार आप, obj काउंटर obj3 इज इक्वल टू obj1 प्लस obj2। तो इसमें क्या होता है, अब ये जो फंक्शन है ना ऑपरेटर फंक्शन, ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे obj1 प्लस obj2, तो इसमें ये जो obj1 होता है ये इस फंक्शन को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। अब ये ऑपरेटर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, ये कॉल होना ज़रूरी है। तो उसको कॉल करने के लिए ये obj1 फंक्शन वहाँ पे आपको लगता है और obj2 की जो वैल्यू है वो ये t ऑब्जेक्ट में आ जाती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करने वाला ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट है obj1 और एज अ पैरामीटर जाने वाला ऑब्जेक्ट है obj2। मतलब obj2 की वैल्यू t में आ जाएंगी, obj2 की वैल्यू है ना हमने t में कॉपी कर ली, ओके इस तरीके से, क्योंकि वो एज अ पैरामीटर जाने वाला है। ओके तो यहाँ से मैंने वैल्यू पास की obj2, तो obj2 की वैल्यू यहाँ पे t में कॉपी हो जाएंगी और obj1 की वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस होंगी यहाँ पे, क्योंकि उसको कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट है obj1। तो जब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ऐड डॉट सी, मतलब यहाँ पे जो ऐड डॉट सी है ना, एक्चुअली हमारे वेरिएबल्स के नाम है सी और डी है, एक्चुअली मैंने ए भी लिखी है, वो सी और डी है, तो मैं इसको सी और डी कर देता हूँ, सी और डी, ओके लाइक दिस, सी और डी। तो ऐड डॉट सी मतलब मुझे ऐड के सी में एक वैल्यू लाना है, ओके ऐड डॉट सी है ना। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी रहेगा आपका काउंटर, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, रिटर्न ऐड लाइक दिस, ओके। तो अभी सी दिस, फिर हमने काउंटर का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया टेम्पररी। तो सी में ऐड के सी में सी प्लस टी डॉट सी, अब ये जो सी है ना वो obj1 का सी है, किसका सी है, obj1 का सी है। तो obj1 का सी 10 है और t के अंदर c कितना है 20 है, इन दोनों का एडिशन किया और वो कहाँ पे रखा, ऐड के c में, मतलब यहाँ पे, ये हो गया 30, ओके। उसके बाद अगला स्टेटमेंट ऐड डॉट डी, मतलब ऐड के d के अंदर, ये वाला d मतलब obj1 का d जो कि 20 है, t डॉट ऐड मतलब t के d में है 30, तो 20 प्लस 30 उसका एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 50 बराबर, और ये किस में आ गया, ऐड में आ गया। और फिर हमने यहाँ से रिटर्न क्या किया, रिटर्न ऐड किया। तो रिटर्न ऐड किया तो जो ऐड की वैल्यू है वो रिटर्न होने के बाद यहाँ पे obj3 में आ जाएंगी। तो ये जो obj3 है ना,
उसमें ऐड की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू वहाँ पे आने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो बराबर OBJ1 का C एंड OBJ2 का C, इन दोनों की एडिशन बराबर OBJ3 के C में आ गई। 10 + 20 इज इक्वल टू 30, 20 + 30 इज इक्वल टू 40। ये इतना सारा करने के लिए इतने ऑब्जेक्ट हमें वहाँ पे लगे। सो दिस इज बेसिकली द ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट। इस तरीके से ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट वहाँ पे वर्किंग करता है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। लुक एट हियर, C इज इक्वल टू 30, D इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके से बाइनरी ओवरलोडिंग भी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद बाइनरी ऑपरेटर। समझ में आ गया गाइस?